दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वह प्रायद्वीपीय भारत में शहरीकरण से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत में शहरीकरण होता है और उसका प्रभाव हमको दिखता है कि रोम के साथ भारत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो एक नेटवर्क बन जाता है पूरा व्यापारिक तंत्र का या व्यापारिक मार्गों का, वह किस प्रकार से विकसित होता है और वो लाभ कैसे उठाए जाते हैं साम्राज्यों के द्वारा या उनके द्वारा साम्राज्यों के सशक्तिकरण में किस प्रकार की भूमिका अदा की जाती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत में शहरीकरण और व्यापारिक नेटवर्क के विषय में। तो हम जब देखते हैं समाज को दक्षिण भारत के, तो वहां पर हमको कई सारे परिवर्तन मिलते हैं, क्योंकि जो महापाषाण काल की व्यवस्था प्रारंभ हुई, अब वह लौह प्रौद्योगिकी के साथ सिंचाई व्यवस्था को अपना चुकी है। जहां शुरुआत हुई थी पत्थरों के औजार से, अब वही लोहे के औजार बनाए जा रहे हैं। कृषि व्यवस्था में उसका लगातार उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में ज्यादा विकसित रूप से हमको मिलती है, क्योंकि नदियों में जो पानी है वह बारहमासी नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इससे हुआ कृषि अधिशेष का जन्म। कृषि में अधिकतर उत्पादन हुआ और उस अधिक उत्पादन से अधिशेष के रूप में वह हमको दिखा। मौर्यों के समय हम प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार देखते हैं, लेकिन मौर्य प्रायद्वीपीय भारत के संसाधनों का केवल उपयोग अधिक करते हैं, अर्थात राजनीतिक महत्व नहीं मिलता है प्रायद्वीपीय भारत को मौर्य काल में। लेकिन जब आता है मौर्योत्तर काल और उसमें आता है सातवाहन साम्राज्य, तो सातवाहन साम्राज्य वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा और इनको राजनीतिक महत्व प्रदान करेगा। जब हम देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक, जो कि चाणक्य की पुस्तक है, वह बताती है कि दक्षिण भारत से मौर्य साम्राज्य के समय किस प्रकार के व्यापारिक संबंध थे, और एक मार्ग की बात करते हैं जिसे कहा जाता है दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ मार्ग का विवरण हमको चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही दिखता है और जिसका विवरण हमको अर्थशास्त्र में मिलता है। भारत और रोम के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। इससे शहरीकरण का तेजी से विकास होता है और व्यापारिक बस्तियां बसाई जाती हैं। शिल्प जो विशेषज्ञता है या शिल्पों में जो विशेषज्ञता है वह हमको देखने को मिलती है। अब जो कारीगर है, क्योंकि वो मुक्त बाजार व्यवस्था को अपना रहे थे, हमने देखा था कि जो आपका मौर्य काल है, मौर्य काल क्या करता था, इन शिल्पों की नियुक्ति करता था और इनको एक नियमित वेतन मिलता था या इनकी मजदूरी पहले से ही फिक्स होती थी। लेकिन जब आता है काल मौर्योत्तर काल का, तब अब शिल्पों में क्या होता है कि इनकी मजदूरी फिक्स नहीं होती है। ये खुद से तय करते हैं कि इन्हें अपने काम के बदले कितना पारितोषिक मिलना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे भी हमको इन शिल्पकारों के रूप में दिखते हैं, क्योंकि अब इनको मुक्त बाजार व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। इससे जो विशेषज्ञ हैं उनको अधिक धन मिल रहा है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, मन के बनाने का काम, कांच के बर्तन बनाने का काम या कांच से बनी चीजें बनाने का काम, कपड़ा बुनाई का काम, यह काम बहुत तेजी से बढ़ता है। इससे जो लंबी दूरी के व्यापार है, हम रोम के व्यापार को देख रहे हैं, जहां पर भारतीय कपड़ा वहां बहुत फेमस है, भारतीय मसाले बहुत फेमस है। इन सब के कारण पूरा सामाजिक जो व्यवस्था है वह एक व्यावसायिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, सिंचाई के साधन विकसित है, लोहे की शुरुआत हो चुकी है या लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो चुकी है। इससे कृषि में भी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो अन्य क्षेत्र है वह जाहिर सी बात है मजबूत होंगे। अर्थशास्त्र में हमको ऐसे वर्णन मिल रहे हैं कि व्यापारिक मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जैसे दक्षिणापथ। इसी तरह आपने देखा था उत्तरापथ, तो व्यापारिक मार्ग भी हमको विकसित हुए मिलते हैं। कृषि बस्तियों का विस्तार हो रहा है, व्यापारिक केंद्रों की वृद्धि हो रही है और जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर समाज में एक ऐसा माहौल बन चुका है जो व्यापार को बढ़ावा दे। स्रोत हम माने जो इस क्षेत्र के विषय में या इस समय काल के विषय में हमको बताते हैं, तो हम देखते हैं कि अब जो शिलालेख हैं उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो जाती है और वह हमको इन सब के विषय में बताते हैं। हालांकि ये शिलालेख हमको मिलेंगे ज्यादातर दान के रूप में या दान रिकॉर्ड के रूप में। जब हम देखते हैं आपका सातवाहन साम्राज्य, तो सातवाहन साम्राज्य एक व्यवस्था अपनाता है भूदान की, जिसमें वह कर मुक्त और राजनीति से मुक्त या राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त भूमि दान में देखता है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध संघों को और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती है। ज्यादातर ये शिलालेख इन्हीं दानों के रिकॉर्ड से मिलते हैं। हाथ मुद्रा प्रचलन में आ जाती है, जो एक सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन होता है कि अब नियमित रूप से मुद्रा जारी की जाएगी। और यह सीखा कहां से? रोम से। तो रोम से जो परंपरा आई कि अब नियमित रूप से सिक्के जारी किए जाएंगे,
इसमें हमने देखा था जो आपका आता है कुषाण काल, जो बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करता है। फिर पुरातात्विक खोज होती है, तो उन पुरातात्विक खोजों से भी हमको इस समय काल के विषय में पता लगता है। जो धर्मशास्त्री ग्रंथ है जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सब का संकलन अंतिम रूप से इसी समय काल में किया गया, तो हमको इनके माध्यम से भी इस समय काल के विषय में जानकारी मिलती है। जो महाभारत का शांति पर्व है, जो अनुशासन पर्व है महाभारत का, उसका भी संकलन इसी काल में हुआ था। तो इस सब से हम यह जानकारी पाते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। विदेशी वर्णन भी हमको मिलते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे विदेशी व्यापारी भी आ रहे थे, वह भी अपने वर्णन दे रहे थे। तो उन सब से भी हमको इस समाज के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे हम देखें जो स्ट्रेबो की ज्योग्राफी है, जो प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिया है, जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन श्री नामक पुस्तक है, इन सब से हमको वर्णन मिलता है उस समय काल के विषय में। एक और पुस्तक आप देखेंगे जो टोमली की ज्योग्राफिक है, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। तो इन सारे विवरणों से हमको यह पता लगता है कि उस समय का समाज कैसा है। धातु मुद्रा विकसित हो रही है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, लोहे का उपयोग हो रहा है, व्यापारिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, विदेशी व्यापार हो रहे हैं। इन सब की वजह से पूरी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था है वह क्या होती है कि अब शक्तिशाली शासन का अंत हो जाता है। मौर्यों के समय में हम देखते हैं कि एक अखिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था हमको मिलती है, लेकिन जैसे ही मौर्य काल का पतन होता है हम देखते हैं कि जो केंद्रीकृत शक्तिशाली शासन व्यवस्था थी वह शासन व्यवस्था कमजोर हो जाती है और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग शासक उत्पन्न होते हैं। जैसे उत्तर में शुंग, कर्ण, चेदी, नाग, ये सारे वंश मौर्य साम्राज्य के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करते हैं। दक्कन में सातवाहन और इक्ष्वाकु, सुदूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य, जिनका वर्णन मौर्य साम्राज्य के समय अशोक के अभिलेखों में भी देखते हैं। कुछ विदेशी ताकतें भी हमको मिलती हैं जो भारत के क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था को संभालती है, जैसे शक शासक, यूनानी शासक, पहलव शासक, कुषाण शासक। ये सब भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है उस पर अपना नियंत्रण करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बाद अलग अलग क्षेत्रों पर हमको अलग अलग साम्राज्य मिलते हैं और अलग अलग शासन व्यवस्थाएं मिलती हैं। जैसे ये आप देखिए इंडो ग्रीक का क्षेत्र है, ये मथुरा का क्षेत्र है, ये सुंग डायनेस्टी का क्षेत्र है, सातवाहन साम्राज्य, तमिल का साम्राज्य जो है जिसमें चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों को हम देखते हैं अलग अलग। वहीं हम देखते हैं जो कलिंग का क्षेत्र है यह भी स्वयं में उभर कर आता है। तो इस तरह से हमको अलग अलग साम्राज्य देखने को मिलते हैं। जो 200 BC से 300 CE का काल है वहां पर हम नगरीकरण का विकास देखते हैं तेजी से। यह दूसरा नगरीकरण का काल होगा। पहला कब था? हड़प्पा सभ्यता के समय। तो ये दूसरा नगरीकरण का काल होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कृषि विस्तार हो रहा है वह सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। इस कृषि विस्तार से अधिशेष उत्पादन होगा और कारीगर, व्यापारी ये सारे स्वयं को सक्षम पाएंगे व्यापार और वाणिज्य करने में, क्योंकि अधिशेष उत्पादन हो रहा है। जो शहर होंगे वह व्यापार और वाणिज्य और शिल्प विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में विकसित होंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक राजा है, वह किसी क्षेत्र में रह रहा है, उस राजा के आसपास उसके साम्राज्य से संबंधित जो शासन व्यवस्था के लोग हैं वह भी रहेंगे। जब यह शासन व्यवस्था के लोग आसपास के क्षेत्रों में रहेंगे तो उन क्षेत्रों के आसपास हम एक बाजार जैसी व्यवस्था को देखेंगे। तो जब हम इस बाजार को देखेंगे तो इसमें जो कृषक हैं वह जाएंगे अपने उत्पाद बेचने। इसके अलावा जो व्यापारी हैं वह खरीदारी करने जाएंगे और बिक्री करने जाएंगे। इसी के साथ ये जो राजा के लोग हैं इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो शिल्पकार हैं वह उत्पाद बनाएंगे, जैसे इनके लिए जूते, इनके लिए कपड़े, इनके लिए प्रसाधन सामग्री, यह सब कुछ निर्मित करेंगे। अब जो आपके ये कृषक हैं, क्योंकि यह भी बाजार में जाएंगे तो यह भी इन सामग्रियों को खरीदेंगे। तो इस तरह से पूरी बाजार व्यवस्था हम विकसित हुई देखते हैं। जैसा आप वर्तमान समय में देखते होंगे कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में क्या लगती है? बड़ी मंडी, जहां पर आसपास के क्षेत्र के लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने जाते हैं। कुछ इसी तरह की व्यवस्था हमको उस समय काल में भी दिखती है। उस समय के जो प्रमुख शहर हैं उनको अगर हम देखें तो तक्षशिला जैसा शहर हमको जैसे मिलता है जो बहुत फेमस है। इसके अलावा अहिछत्रक आपको मिलता है, बहुत फेमस है। इंद्रप्रस्थ काफी फेमस, कपिलवस्तु, वैशाली, वत्स्य, यह सब हमको बहुत फेमस रूप में मिलते हैं। एक एक को हम देखते हैं। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमको सबसे फेमस मिलता है तक्षशिला। यह 3 स्थानों पर विकसित है जहां की खुदाई अभी तक की जा चुकी है, जैसे भीर,
सिरकप और सिरमुख। तो इन 3 स्थानों की अभी तक खुदाई की जा चुकी है तक्षशिला के क्षेत्र में। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में, यह सबसे विकसित हमको शहर मिलता है। इस शहर में 200 बीसी से लेकर 200 सी तक की कलाकृतियां हमको मिलती हैं। इंडो ग्रीक प्रभाव जो है वह हमको इस क्षेत्र में काफी ज्यादा दिखता है, क्योंकि यह समीप होगा इंडो ग्रीक के, और जो इंडो ग्रीक साम्राज्य बसेगा उस साम्राज्य का प्रभाव या उस साम्राज्य के अंतर्गत यह हमको दिखेगा। जो किलेबंदी व्यवस्था हम देखते हैं इस क्षेत्र की, जिसे किया किसने? इंडो पार्थियन ने। तो तक्षशिला में हमको किलेबंदी व्यवस्था मिलती है। जो इसका निर्माण है उसमें ग्रीक कल्चर का काफी प्रभाव दिखता है, और जो हेलेनिस्टिक आर्ट है जिसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है, और इसका प्रभाव हमको मौर्य साम्राज्य के समय भी दिखता है, तो उनका भी प्रभाव हमको इस तक्षशिला के क्षेत्र में दिखता है। जैसे जो आपके योजनाबद्ध घर हैं वह मिलते हैं, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कें, यह सब हमको मिलता है कहां पर? तक्षशिला में। फिर हम देखते हैं उत्तर के क्षेत्र में हमको मिलता है अहिशत्रक। अहिशत्रक 200 बीसी का काल हमको बताता है, और एक नई सड़क व्यवस्था यहाँ बनाई गई उसका जानकारी हमको मिलता है। तो व्यापारिक केंद्र के रूप में हमको अहिशत्रक भी विकसित हुआ मिलता है। फिर मिलेगा आपको मथुरा, जो कि उत्तर में है। तो यहाँ पर हमको शक, पहलव, कुषाण, इन सब के शासन व्यवस्था के दौरान दिखता है कि यह काफी फेमस हो जाता है। जैसे हमने देखा था मथुरा कला का विकास होता है एक स्वतंत्र शैली के रूप में। जो ये मथुरा के शासक हैं, इन शासकों का जो उत्तर पश्चिम के शासक हैं, या हम कहें जो इंडो ग्रीक शासक हैं, उनके साथ काफी अच्छे संबंध होते हैं। इससे जो व्यापार है वह काफी सुगमता से चलता है। अंगुत्तर निकाय की अगर हम बात माने तो इसमें भी हमको मथुरा का वर्णन मिलता है, लेकिन मथुरा के विषय में यह कहते हैं यह इतना विकसित नहीं है। लेकिन अंगुत्तर निकाय है कब का? 6ठी शताब्दी बीसीई का। और इस अंगुत्तर निकाय में लिखा है कि धूल भरी सड़कें, खराब परिवहन, खराब आर्थिक स्थिति, यह सब हम देखते हैं कहा? मथुरा में। लेकिन जब ग्रंथ आता है 3री शताब्दी का, और वह भी ललित विस्तार, तो ललित विस्तार क्या कहता है कि इस शहर का आकार काफी बढ़ गया है, बहुत आबाद है, भिक्षा यहाँ आसानी से मिल जाती है। अर्थात जो लोग हैं यहाँ के, उनकी आर्थिक व्यवस्था काफी अच्छी है। तो जब हम देखते हैं 600 बीसी का काल, तो यही मथुरा हमको काफी पिछड़ा हुआ मिलता है। और जब हम देखते हैं 300 सी का काल, तो उस समय यही मथुरा हमको काफी शक्तिशाली या काफी संपन्न दिखता है। तो हम देखते हैं किस तरह से विकास होता है मथुरा का उत्तर पश्चिम के व्यापार के साथ। अगला शहर अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व बिहार के क्षेत्र में हमको मिलता है वैशाली। और वैशाली के जो लिच्छवी राज्य में किलेबंदी की व्यवस्था है वह हम देख पाते हैं, और यह 200 बीसी से 200 सीई के बीच किया गया है। उड़ीसा के पास हम देखें तो शिशुपालगढ़ हमको मिलता है, एक शहर जो 300 बीसी के आसपास बनाया गया। उसके बाद हम देखें पूर्व के क्षेत्र में, तो यहाँ हमको मिलता है चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ कोलकाता से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ ऊंची मिट्टी से बनी दीवारें और जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर वाले बर्तन हमको मिलते हैं, या उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड हमको मिलते हैं, यह हमको शहरीकरण के साक्ष्य के रूप में दिखते हैं। जब हमने इस बर्तन की बात की थी तो हमने आपसे बात किया था कि जहां कहीं भी ये बर्तन आपको मिलेंगे वो एक साक्ष्य के रूप में कार्य करेंगे, यह अब शहरीकरण के रूप में विकसित हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा मदिरा के गिलास हमको इस क्षेत्र में मिलते हैं। अगला शहर मंगलकूट। मंगलकूट कहाँ है? बंगाल में, और यह 3री शताब्दी सी के पास विकसित हुआ मिलता है। और शहरी प्रभाव हमको दिखता है। पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियां, कीमती पत्थर के हार, पीने के गिलास, चित्रित डिजाइन वाले लाल मृदभांड, ढाले गए तांबे के सिक्के, मोहरे, यह सब हमको मिलती है, जो बताती है कि मंगलकूट का विकास किस तरह से एक शहरी क्षेत्र के रूप में हुआ है। मकान ईंट से बने थे, और उनके बगल में ईंटों से बने कुएं हमको मिलते हैं। मौर्य काल में आप ध्यान रखेंगे आपको ज्यादा प्रयोग मिलेगा लकड़ी का। लकड़ी का जो व्यापार है या जो लकड़ी का निर्माण है वह ज्यादा विकसित रूप में हमको मिलेगा। जब आएगा आपका मौर्योत्तर काल, तो यहाँ पर हमको एक सबसे बड़ा परिवर्तन मिलेगा कि जो ईंटें हैं अब वह निर्माण कला के मुख्य केंद्र में आ जाएंगी, या मुख्यतः उपयोग किया जाएगा निर्माण कला में ईंटों का। अगला शहर हम देखें जो दक्कन के क्षेत्र में मिलता है, तो यहाँ पर हमको नेवासा, टेर और सतनीकोटा मिलता है। सतनीकोटा कर्नूल जिले में स्थित सातवाहन साम्राज्य का केंद्र है, या सातवाहन शहरी व्यवस्था का केंद्र है। किलेबंद यह शहर
तुंगभद्रा नदी के दाहिने किनारे पर हमको मिलता है। पहली शताब्दी बीसी से लेके तीसरी शताब्दी सी तक के काल में यह हमको विकसित हुआ मिलता है। यहाँ पर हमको दीवारों के अलावा यह भी दिखता है कि खाई का निर्माण किया गया है, जो इसकी सुरक्षा प्राचीर के रूप में काम करता है। किले की जो दीवारें हैं उनको पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसके दक्षिण में हमको भव्य प्रवेश द्वार भी मिलता है। दक्कन के क्षेत्र में नेवासा, टेर और सतनी कोटा का विकास होता है। अगला शहर हम देखें जो दक्कन में ही हमको मिलता है नासिक के नाम से। तो नासिक शक और सातवाहन इन दोनों के लिए काफी उपयोगी था और इनके शिलालेखों में इस नगर का हमको उल्लेख मिलता है। जो शक महाक्षत्रप है रुद्रदामन, वह अपने शिलालेखों में उल्लेख करते हैं कि जंगली जानवरों से, चोरों से, इन सब से जो नगर की रक्षा की गई और जो निगमों की रक्षा की गई वह किस प्रकार से की गई। तो शकों का प्रभाव और सातवाहन साम्राज्य का प्रभाव हमको मिलता है नासिक के क्षेत्र में। समय आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का, जो कि राजा है किसके, सातवाहन साम्राज्य के। तो हम देखते हैं कि इनके समय क्योंकि क्षेत्र इनका बड़ा होता है तो जो नगरीकरण का प्रभाव है वह पूर्वी दक्कन पर हमको दिखता है। अमरावती, भट्टीपरेलू, कलिहुंडम, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा डेल्टा, इन सारे क्षेत्रों पर नगरीकरण का प्रभाव हम देख पाते हैं। पेरोप्लस, टोलेमी और जो सिक्के हैं इस काल के और जो शिलालेख है वह सब हमको बताते हैं किस तरह से कृषि व्यवस्था का विकास हो रहा था और उसके साथ साथ व्यापार का विकास हो रहा था इस क्षेत्र में। धन्य कटक को जो हम देखते हैं जो कि आपकी कृष्णा नदी की एक धारा पर स्थित है, तो यहाँ के जो शिलालेख हैं इनमें भी हम व्यापारियों और श्रेणियों का उल्लेख देखते हैं। शहर पहाड़ियों द्वारा तीन तरफ से सुरक्षित है, यह वर्णन हम पाते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय काल में जो पूर्वी दक्कन का क्षेत्र है वहां पर भी शहरीकरण का विकास हो जाता है। दक्कन में ही अगर हम देखें नागार्जुनकोंडा, तो यह इक्ष्वाकु वंश के समय राजधानी के रूप में विकसित होता है। और इक्ष्वाकु वंश कब है, 225 से 350 सी के काल में। तो इक्ष्वाकु वंश के समय यह राजधानी के रूप में विकसित होता है। जो निवासी है इस क्षेत्र के या जो निवासी है इस शहर के, वह हमको इसके पूर्वी भाग में ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जो सड़क व्यवस्था है उसका उल्लेख हमको मिलता है। बौद्ध, ब्राह्मणवादी धर्म, इन सब के केंद्र के रूप में यह विकसित होता है। और एक सबसे खास चीज कि एक ओपन एयर सभा मंडल है जहां पर एक साथ 1000 व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। तो इस सारे व्यवस्थाओं के साथ नागार्जुनकोंडा का विकास होता है। अब हम देखें मदुरा को, तो इसका भी विकास होता है। और तमिल कविता अगर हम देखें मदुरई काची, तो मदुरई काची में इस मदुरा शहर का विकास हमको मिलता है। इसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा इस पुस्तक में की गई है। कावेरीपट्टम जो कि दक्कन का ही क्षेत्र है, कावेरीपट्टम आप देखेंगे कि जब आधुनिक भारत का काल आएगा तो यह आधुनिक भारत के काल में भी काफी फेमस होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी वहां बनी रहेगी। ये जो प्रारंभिक शहर हैं जिनका विकास हम देख पा रहे हैं, जब आप देखेंगे मध्यकालीन का भारत आएगा तब भी आप समझ पाएंगे कि क्यों ये सारे शहर लगातार प्रमुख भूमिका में बने रहते हैं। इसके अलावा जब आधुनिक भारत का काल हम देखेंगे तो वहां पर भी हम पाएंगे कि यही सारे शहर आपको विकसित अवस्था में मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि इनका विकास काफी लंबे समय काल में हुआ होगा। कावेरीपट्टम के विषय में अगर हम देखें तो यह उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है और चोलों का एक प्रमुख शहर है और बंदरगाह शहर के रूप में यह विकसित हुआ है। इसीलिए जब आप अंग्रेजों को देखेंगे वो भारत में जब आएंगे तो इस कावेरीपट्टम में अपनी बस्तियां बसाएंगे। इसका वर्णन पदिनापल्लई और तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है यह। एक विकसित और समृद्ध शहर के रूप में हम देख पाते हैं। जो व्यापारी हैं, कारीगर हैं, मछुआरे हैं, इन सब की बस्तियों का उल्लेख हमको मिलता है। यहीं पर हम देखें जो आपका कावेरीपट्टम का क्षेत्र है, जो यमन व्यापारी है, इनकी भी एक बस्ती हमको मिलती है जिनका इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं के लिए किया जाता था। तो एक डेडिकेटेड बस्ती हमको मिलती है यमन व्यापारियों के लिए इस कावेरीपट्टम के क्षेत्र में। एक शहर के साथ साथ यह बंदरगाह के लिए इसीलिए बहुत फेमस होगा। सार्वजनिक स्नान स्थल, यह सब कुछ हमको मिलेगा यहाँ पे। और जो जलाशय है इनका भी उल्लेख हमको मिलेगा। तो कावेरीपट्टम बहुत विकसित रूप से व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। शहर तो यह होगा ही, लेकिन इसका ज्यादा महत्व होगा एक बंदरगाह के रूप में और व्यापारिक स्थल के रूप में। और व्यापारिक स्थल के रूप में भी विदेशी व्यापार में इसकी बहुत
भूमिका होगी। अब हम देखते हैं ट्रेड नेटवर्क के विषय में। आप देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से ट्रेड नेटवर्क डेवलप होते हैं। उसके अलावा जो विदेशी ट्रेड नेटवर्क है, स्पेशली जब आप बात करेंगे सिल्क रोड की, तो वह किस प्रकार से विकसित है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था पर और उनकी आर्थिक नीतियों पर। तो सबसे पहले हम भारतीय ट्रेड नेटवर्क को देखेंगे। शहरों का विकास हमने देख लिया कि कौन कौन से प्रमुख शहर विकसित हुए हमको मिलते हैं। अब इन शहरों को कनेक्ट करने के लिए रोड बनेंगे, तो उन रोडों के विकास को हम देखेंगे। भारत में आप ट्रेड नेटवर्क देखिए तो आपको अलग अलग क्षेत्रों से कनेक्ट हुए मिलेंगे। आप उत्तर पश्चिम के भारत से देखेंगे, मध्य भारत, दक्षिण भारत, इन सारे क्षेत्रों में, पूर्व भारत का क्षेत्र, सब जगह से आपको एक नेटवर्क के रूप में रोड विकसित हुआ मिलेगा और यह आपस में कनेक्ट करेगा एक दूसरे को, जिससे जो व्यापार तंत्र है वह बहुत विकसित अवस्था में आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं नेटवर्क्स को या व्यापार संजाल को जो किस तरह से विकसित होता है। हमने चर्चा की थी तीनों क्षेत्र की, किस तरह से 5 तीनों क्षेत्र हमको विकसित मिलते हैं और उनके बीच हमको व्यापारिक संबंध दिखते हैं। जैसे जो समुद्री क्षेत्र के लोग हैं या जो शुष्क क्षेत्र के लोग हैं उनसे किस प्रकार से लेन देन करते थे, जो चारागाह क्षेत्र के लोग हैं उनसे किस प्रकार से लेन देन करते हैं, वह सब कुछ हमने देखा है। तो तीनों क्षेत्र अब व्यापारिक व्यवस्था के रूप में विकसित हो जाएगा। तीनों क्षेत्रों के काल से ही हम देखते हैं कि जो कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र हैं वह खाद्यान्न के रूप में गन्ना और अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन करते थे, लेकिन वह डिपेंडेंट थे नमक और मछली के लिए तटीय क्षेत्रों पर। इसी तरह से जो तटीय क्षेत्र है वह भले ही नमक का उत्पादन करे, मछली का उत्पादन करे, लेकिन चावल, धान, अन्य फसलों के लिए यह सब कहां से लाते थे? कृषि क्षेत्रों से। जो पहाड़ी श्रृंखला वाले लोग हैं या मसालों से समृद्ध थे, उनके पास बहुत मसाले होते थे, लेकिन खाद्यान्न, नमक, यह सब इनको अलग क्षेत्रों से लाना पड़ता था। कृषि क्षेत्रों से खाद्यान्न लाएंगे और नमक के लिए डिपेंडेंट होंगे तटीय क्षेत्रों से। तो एक आवश्यकता दिखती है हमको इन सारे क्षेत्रों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात जो 5 तीन क्षेत्र हैं यह आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे और जब डिपेंडेंट होंगे तो इनमें व्यापार का विकास दिखेगा। फिर हम देखेंगे मुद्रा व्यवस्था का विकास। जब यह मुद्रा व्यवस्था आ जाएगी तो एक समस्या जो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, आवश्यकता का दोहरा संयोग, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा मुद्रा व्यवस्था के साथ। हम जब देखते हैं इंडो ग्रीक ट्रेड हो तो उसमें हमको मिलता है कि जो सोने की मुद्राएं हैं वह ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं विदेशी व्यापार के लिए, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर व्यापार हो रहा है उसमें हम तांबे के सिक्के प्रमुखता से देखते हैं। तो सिक्कों का प्रयोग जब होगा व्यापार में तो आवश्यकता का जो दोहरा सहयोग है, जिसकी समस्याएं हम बार बार देखते हैं, वह समस्या सुलझ जाएगी और व्यापारिक तंत्र का विकास होगा। तो कुल मिलाकर हम समझ पा रहे हैं कि जब तीनों क्षेत्र का विकास हुआ, उस तीनों क्षेत्र के विकास के साथ भी व्यापारिक संबंध विकसित थे। स्थानीय स्तर पर अब हमको जो व्यापार संजाल है उसको समझना होगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले वस्तु विनिमय के तहत लेन देन चल रहा था और यही समाज का सबसे आम तरीका था जिससे समाज आपस में लेन देन कर रहा था, जिसमें हम तीनों क्षेत्र को देखते हैं कि वह अपने उत्पाद को दूसरे क्षेत्र के लोगों को देते थे और उनके उत्पाद को लेते थे। लेकिन इनमें हम देखेंगे कि जो चीजें एक्सचेंज की जाएंगी वह ज्यादातर होंगी किसके लिए? तत्काल उपयोग के लिए। मतलब वो ऐसी चीजों का लेन देन करेंगे जिनको बहुत कम टाइम फ्रेम में कंज्यूम कर लिया जाए। जो लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं उनका व्यापार करने के लिए मुद्रा व्यवस्था इनको काफी सपोर्ट करेगी। अब क्या व्यापार हो रहा है इस समय? उनमें हम देखें तो नमक, धान, मछली, दुग्ध उत्पाद, जड़े, हिरण का मांस, शहद, ताड़ी, यह सब कुछ वस्तु विनिमय के तहत आपस में लिया दिया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए यह सारी चीजें तत्काल उपयोग की है, इनको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप ये भी समझिए कि उस समय तक स्टोरेज की उतनी बढ़िया फैसिलिटी डेवलप नहीं हुई थी। जो विलासिता की वस्तुएं हैं जिनमें हम मोती, हाथीदांत यह भी देखें तो इनका भी वस्तु विनिमय के तहत ही लेन देन हो रहा था, लेकिन इनका लेन देन बहुत कम होगा, मतलब बहुत सीमित मात्रा में होगा। ज्यादातर लेन देन किसका होगा? तत्काल उपयोग की वस्तुओं का। हम देखते हैं पूरे भारत के क्षेत्र में तो हमको मिलता है कि 4 प्रमुख मार्ग विकसित हमको मिलते हैं। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे मार्ग भी हमको मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः 4 बड़े मार्ग हमको मिलेंगे। छोटे मार्ग इन बड़े मार्गों के सहायक मार्ग के रूप में हमको विकसित दिख सकते हैं। तो अगर हम बड़े मार्गों की बात करें तो एक मार्ग हमको मिलता है सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान से कागार, नासिक,
सेनतप्या, बाणसभ्य, उज्जैनी और सांची होता हुआ यह गंगा घाटी तक जाता है। अंत में यह कौशल की राजधानी श्रावस्ती तक जाता है। तो प्रतिष्ठान या पैठण से शुरू होकर श्रावस्ती तक जाने वाला हमको एक मार्ग मिलता है। दूसरा मार्ग हम देखें जो अंग राज्य में भागलपुर का क्षेत्र है, तो भागलपुर के क्षेत्र से यह प्रारंभ होता है। गांधार राज्य जो आपको मिलता है अफगानिस्तान में, वहां तक यह जाता है। इस मार्ग का उल्लेख हमको रामायण में भी मिलता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। तो भागलपुर से गांधार क्षेत्र तक एक मार्ग हमको मिलता है। एक मार्ग और हम देखें तो हमको पाटलिपुत्र से शुरू होकर जो सिंधु डेल्टा का क्षेत्र और उसमें भी स्पेशली पटल तक, तो पटल तक हमको यह मार्ग दिखता है। तो पाटलिपुत्र से पटल तक का क्षेत्र एक व्यापारिक मार्ग के रूप में दिखता है। एक मार्ग और हम देखें तो काबुल के मृगु कक्ष को जोड़ने वाला मार्ग हमको मिलता है, जो जाता है कहां तक, पश्चिमी तट तक। तो काबुल के क्षेत्र से विकसित हुआ मार्ग पश्चिमी तटों तक जाता है। यह हम देखते हैं पाटलिपुत्र से शुरू होकर पटल तक, अंग से शुरू होकर गांधार तक और प्रतिष्ठान से शुरू होकर श्रावस्ती तक। तो यह चार बड़े मार्ग हम देखते हैं जिनसे व्यापारिक तंत्र का विकास होता है। जो ये काबुल वाला मार्ग है, यह पुष्कलावती, तक्षशिला, पंजाब, गंगा घाटी, मालवा क्षेत्र, इन सब को पार करता हुआ भृगु कक्ष तक जाता है, जो कि स्थित है आपका कहाँ, पश्चिमी बंदरगाह पे। तो काबुल से पश्चिमी बंदरगाह का जो क्षेत्र है वहां तक व्यापारिक मार्ग हम देख पाते हैं। फिर आप देखिए जो सहायक मार्ग हैं, जिनमें सबसे प्रमुख होगा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गंगा घाटी से प्रारंभ होकर गोदावरी घाटी तक जाने वाला यह मार्ग है। जो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, वह भी इनका वर्णन करते हैं और अर्थशास्त्र पुस्तक में भी हम इस दक्षिणापथ का उल्लेख देखते हैं। इनमें बताया जाता है कि जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से व्यापार इस मार्ग से किया जाता है। जो शंख, हीरे, मोती, बहुमूल्य पत्थर और सोना, उन सब का व्यापार इस दक्षिणापथ के मार्ग से किया जाता है। जो अच्छे किस्म के वस्त्र हैं उनका लेन देन उत्तर और दक्षिण के बीच इसी मार्ग से होता था। जो उत्तरी काले पालिशदार मृत भांड है, इन बर्तनों का भी ट्रांसफर इसी मार्ग से होता था। जड़ी बूटियां जो दक्षिण भारत में बहुत फेमस थी, मसाले जिनका उत्पादन दक्षिण भारत में बहुत होता था, जटामांसी, मूलाब्राथम, ये सब जो दक्षिण भारत में उत्पादित होते थे प्रमुख रूप से इनका ट्रांसफर होता था उत्तर भारत में इसी दक्षिणापथ से। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से व्यापारिक नेटवर्क का विकास होता है, शहरी बस्तियों का विकास होता है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने ये समझ लिया है किस तरह से शहरों का विकास होगा और उन शहरों को कनेक्ट करने के लिए किस तरह से मार्गों का विकास होगा। अब यह सब कुछ मिलकर एक व्यापारिक संजाल बनाएंगे या व्यापारिक नेटवर्क बनाएंगे। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे जो रेशम मार्ग है वह किस प्रकार से विकसित हुआ और जो भारत के मार्ग है वह किस प्रकार से कनेक्ट हुए और रेशम मार्ग ने किस तरह से भारतीय प्रोडक्ट्स को विदेशों में या हम कहें रोम के क्षेत्र में पहुंचाने का प्रमुख काम किया। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।